हेलो क्लास 12th बच्चों, अब हम अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक के काव्य पाठ का अंतिम पाठ विविधा पढ़ेंगे। विविधा आधुनिक काल में हिंदी कविता बड़ी तेज़ी से परिवर्तनशील रही है। छायावाद के बाद यह परिवर्तन का क्रम और भी द्रुत गति से चला है। छायावादी कवि अपने चारों ओर कटु वास्तविकताओं के प्रति अपेक्षाशील रहे। छायावाद के उत्तरार्ध में अंग्रेजी राज्यों के प्रति विद्रोह के स्वर मुखरित हो चुके थे और साहित्यकारों का एक वर्ग इस राष्ट्रीय चेतना का वाहक था। माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि के नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। इसके साथ ही कुछ कवियों ने वैयक्तिक धरातल पर अपने प्रणय की अभिव्यक्ति की। इन कवियों में मुख्य रूप से हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, नरेंद्र शर्मा आदि का नाम आता है। इस काल की एक उल्लेखनीय रचना है पुष्प की अभिलाषा, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी ने राष्ट्र के युवकों को स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ने की प्रेरणा पुष्प की अभिलाषा के माध्यम से दी। जैसे चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं है सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण आदि रचनाओं ने भी पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त की। छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया। प्रगतिवाद का उद्भव छायावादी कवियों की काल्पनिकता के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार समाज में आर्थिक वैषम्य था और देश में पूंजीवादी तथा शोषक प्रवृत्तियों को प्रश्रय मिल रहा था। प्रगतिशील कवियों ने शोषक और शोषितों के मध्य वर्ग संघर्ष की भावना उत्पन्न की। सुमित्रानंदन पंत, निराला, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल आदि इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवाद के अनंतर प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ, जिसके प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। इसमें अनुभूतियों को सही रूप देने में नवीन उपमान विधाओं के सृजन की और नए प्रयोगों की आवश्यकता अनुभव की गई। प्रयोगवादी कवियों ने अपने काव्य में समसामयिक जीवन को व्यक्त किया है और इसके लिए उपमान और बिंबों का चयन तत्कालीन युग के विभिन्न उपकरणों से किया गया है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती आदि इस समय के प्रमुख कवि हैं। सन 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त ने नई कविता नामक पत्रिका निकालकर नई कविता धारा का प्रारंभ किया। इस धारा के कवियों में जीवन के प्रति गहन आस्था का भाव है। नई कविता के उपरांत हिंदी में नवगीत आंदोलन चला है। वर्तमान युग की बौद्धिक जटिलता ने मानव को पुनः भावना की ओर जाने को विवश किया है। अतः आज का कवि गीत की ओर लौट रहा है, लय की ओर वापस आ रहा है। राग, भावना, लय और आत्म अनुभूति गीत के प्रमुख तत्व हैं। अज्ञेय के संग्रह इंद्रधनुष हृदय हुए ये गीति तत्व विद्यमान है। इसके अतिरिक्त माथुर का नाश और निर्माण, धर्मवीर भारती का 7 गीत वर्ष, शंभुनाथ सिंह का समय की शिला पर, जगदीश गुप्त का नाव के पाँव, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काठ की घंटियाँ,
वीरेंद्र मिश्र का गीतप, रविंद्र भ्रमर का रविंद्र भ्रमर गीत, नवगीत विधा की उल्लेखनीय रचनाएं हैं। नीरज, सोम ठाकुर, कुंवर, बेचैन जैसे नवगीतकारों ने कवि सम्मेलनों में इसे लोकप्रिय बनाया है। वर्तमान गीतकारों में बाल स्वरूप राठी, मणि मधुकर, माहेश्वर तिवारी, नीरज, सोम ठाकुर, रमेश रंजक, ओम प्रभाकर आदि के नाम लिए जा सकते हैं। छायावाद के बाद जो काव्यधाराएं अस्तित्व में आई, उनके कुछ प्रमुख कवियों को विविधा शीर्षक के अंतर्गत यहाँ संकलित किया गया है, जिससे विद्यार्थी को साहित्य के आधुनिक काल की विविध भावगत तथा शिल्पगत विशेषताओं की जानकारी प्राप्त हो सके। इसी क्रम में नरेंद्र शर्मा सन 1913 से 1989 ईस्वी तक छायावादोत्तर काल में अपने प्रणय गीतों और सामाजिक भावना एवं क्रांतिवाहक कविताओं से जनमत को बहुत गहराई से प्रभावित करने वाले कवियों में नरेंद्र शर्मा रहे हैं। इनका जन्म बुलंदशहर जिले के जहांगीरपुर नामक ग्राम में 28 फरवरी 1913 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम पूरनलाल शर्मा तथा माता का नाम श्रीमती गंगा देवी था। जब ये 4 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहावसान हो गया। गांव की स्कूली शिक्षा के पश्चात इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1938 से 40 में राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के कारण ये जेल भी गए। 1940 में काशी विद्यापीठ में अध्यापन कार्य भी किया। इसके बाद फिल्म उद्योग में गीत लिखे। यहाँ से असंतुष्ट होकर आकाशवाणी में अवैतनिक कार्यक्रम नियोजक के रूप में नियुक्त हुए। बाद में विविध भारती के कार्यक्रमों का संचालन किया। 11 फरवरी 1989 ईस्वी को आपका देहावसान हो गया। इनकी काव्य रचनाएं हैं शूल फूल, कर्णफूल, प्रवासी के गीत, पलाशवान, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्तचंदन, अग्निशस्य, कदलीवन, प्रभात फेरी, प्यासा, निर्झर, बहुत रात गए, खंड काव्य, द्रौपदी, उत्तर, जय, सुवर्णा। ये एक विचारशील कवि हैं, अतः उनके गीतों में जीवन और जगत से संबंधित अनेक दार्शनिक विचार प्राप्त होते हैं। इनका काव्य राष्ट्रीयता की पुनीत भावना से ओतप्रोत है। कोमल एवं सुकुमार भाषा ने नरेंद्र शर्मा के गीतों को विशेष मार्दव प्रदान किया है। उनके गीतों में उपमा, रूपक आदि प्राचीन अलंकार भी मिलते हैं, तो मानवीकरण जैसे आधुनिक अलंकार भी। नरेंद्र के गीतों में राष्ट्रीयता, विद्रोह भावना, चित्रात्मकता, सजीवता एवं तन्मयता जैसे गुण विद्यमान हैं। वे हिंदी के एक सशक्त गीतकार के रूप में प्रशंसित रहे हैं। नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित मधु की एक बूंद। कवि नरेंद्र शर्मा उत्तर छायावादी कवियों में अग्रगण्य हैं। प्रारंभ में वे रोमानी एवं फिल्मी गीतकार रहे, किंतु अपनी काव्य यात्रा के उत्तरार्ध में ये आध्यात्मिकता और दार्शनिकता की ओर मुड़ गए। निम्नलिखित कविता में आनंद या मोक्ष प्राप्ति को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया गया है। मधु की एक बूंद
शाश्वत आनंद का प्रतीक है। मधु की एक बूंद को आनंद का अथाह सागर बताते हुए कहा है कि इसमें जीवात्मा रूपी मीन तैर रही है और मधु की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। संसार का प्रत्येक मनुष्य इसी शाश्वत आनंद की प्राप्ति चाहता है। मधु की एक बूंद मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या क्या दुख देखे। मधु की एक बूंद धूमिल घन दर्शन और बुद्धि के लेखे। सृष्टि अविद्या का कोल्हू यदि विज्ञानी विद्या के धंधे अंधे। मधु की एक बूंद बिन कैसे जीव करे जीने के धंधे। मधु की एक बूंद से भी यदि जुड़ न सके मन का अपनापा। क्यों दे श्रमिक पसीना सैनिक लहू करे क्यों जाया जापा। मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या क्या दुख देखे। मधु की एक बूंद धूमिल, धूमिल यानी मटमैला, घन यानी बादल, दर्शन और बुद्धि के लेखे। सृष्टि अविद्या का कोल्हू, अविद्या यानी अज्ञान, विज्ञानी विद्या के अंधे। मधु की एक बूंद बिन कैसे जीव करे जीने के धंधे। मधु की एक बूंद से भी यदि जुड़ न सके मन का अपनापा, अपनापा मतलब अपनापन। क्यों दे श्रमिक पसीना सैनिक लहू करे क्यों जाया जापा, जाया यानी नारी। इस पद्यांश में पंडित नरेंद्र शर्मा ने भारतीय जनमानस को अत्यधिक प्रभावित किया है। मधु की एक बूंद आध्यात्मिक और दार्शनिक भावों पर आधारित कविता है। इसमें कवि ने बताया है कि सृष्टि का प्रत्येक चेतन प्राणी मधु की एक बूंद अर्थात आनंद का अभिलाषी है। मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या क्या दुख देखे। मधु की एक बूंद धूमिल घन दर्शन और बुद्धि के लेखे। कवि कह रहे हैं कि मधु की एक बूंद अर्थात आनंद को प्राप्त करने के लिए मानव ने असंख्य दुख भोगे हैं। मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या क्या दुख देखे। कवि कह रहे हैं कि मधु की एक बूंद अर्थात आनंद को प्राप्त करने के लिए मानव ने असंख्य दुख भोगे हैं और इन दुखों का वर्णन जो है वाणी द्वारा नहीं हो सकता है। दर्शन और बुद्धि के लेखे। दर्शन और बुद्धि के लिए आनंद का वह एक क्षण। मधु की एक बूंद धूमिल घन, आनंद का वह एक क्षण मटमैले बादलों के समान बना हुआ है। दर्शन और बुद्धि के लिए आनंद का वह एक क्षण मटमैले बादल के समान बना हुआ है। जिस प्रकार मटमैले बादलों के पार कुछ भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार आनंद की वास्तविक अनुभूति भी संभव नहीं है। दर्शन और बुद्धि इस आनंद की खोज में लगे हैं, परंतु इस खोज का मार्ग स्पष्ट नहीं हो पाया है। सृष्टि अविद्या का कोल्हू यदि विज्ञानी विद्या के अंधे। यह संपूर्ण सृष्टि जो है अज्ञान के कोल्हू में बैल की तरह जोती हुई है। सृष्टि अविद्या का कोल्हू यदि विज्ञानी विद्या के अंधे। मधु की एक बूंद बिन कैसे जीव करे जीने के धंधे। कवि कह रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि जो है अज्ञान के कोल्हू में बैल की तरह जुती हुई है। जितने वैज्ञानिक हैं वह अपने ज्ञान के अहंकार में अंधे हो रहे हैं और आनंद की उस बूंद का रहस्य भी उन्हें ज्ञात नहीं है। और मधु की इस बूंद के अभाव में मानव अपने जीवन का संचालन किस प्रकार कर सकता है। जब तक आनंद की प्रेरणा नहीं होगी व्यक्ति मार्ग में ही थक कर बैठ जाएगा। मधु की एक बूंद से भी यदि जुड़ न सके मन का अपनापा। क्यों ते श्रमिक पसीना सैनिक लहू करे क्यों जाया जापा। और कभी कह रहे हैं कि मधु की एक बूंद से भी व्यक्ति की
आत्मीयता नहीं हो सकती। यदि व्यक्ति को कर्तव्य कर्म करते समय क्षण भर के लिए भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर मजदूर अपना पसीना क्यों बहाएगा, सैनिक अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अपना रक्त क्यों देगा, और नारी प्रसव के कष्ट और पीड़ा को क्यों सहन करेगी। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य है कि संसार के प्रत्येक कार्य जो है मधु की इस बूंद अर्थात आनंद की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मधु की एक बूंद के पीछे मानव ने क्या क्या दुख देखे। मधु की एक बूंद घूमिल घन दर्शन और बुद्धि के लेखे। कवि कह रहे हैं कि मधु की एक बूंद अर्थात आनंद की प्राप्ति के लिए मानव ने असंख्य दुख भोगे हैं, और इन दुखों का वर्णन जो है वाणी द्वारा नहीं हो सकती है। दर्शन और बुद्धि के लिए आनंद का वह एक क्षण मटमैले बादल के समान बना हुआ है। जिस प्रकार मटमैले बादल के पार कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार आनंद की वास्तविक अनुभूति भी संभव नहीं है। दर्शन और बुद्धि इस आनंद की खोज में लगे हैं, परंतु इस खोज का मार्ग स्पष्ट नहीं हो पाया है। सृष्टि अविद्या का कोल्हू यदि विज्ञानी विद्या के अंधे, मधु की एक बूंद बिन कैसे जीव करे जीने के धंधे। कवि कह रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि जो है अज्ञान के कोल्हू में बैल की तरह जुती हुई है, और जितने वैज्ञानिक हैं वह अपने ज्ञान के अहंकार में अंधे हो रहे हैं, और आनंद की उस एक बूंद का रहस्य भी उन्हें ज्ञात नहीं है। और मधु की इस बूंद के अभाव में मानव जो है अपने जीवन का संचालन किस प्रकार कर सकता है। जब तक आनंद की प्रेरणा नहीं होगी, व्यक्ति मार्ग में ही थक कर बैठ जाएगा। मधु की एक बूंद से भी यदि जुड़ न सके मन का अपनापा, क्यों दे श्रमिक पसीना सैनिक लहू करे क्यों जाया जापा। कवि कह रहे हैं कि मधु की एक बूंद से भी अगर व्यक्ति के अंदर अपनापन नहीं हो सकता, और यदि व्यक्ति को कर्तव्य कर्म करते समय अगर क्षण भर के लिए भी आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर मजदूर अपना पसीना क्यों बहाएगा, सैनिक अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अपना रक्त क्यों देगा, और नारी जो है प्रसव के कष्ट और पीड़ा को क्यों सहन करेगी। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में प्रत्येक कार्य जो है मधु की इस बूंद अर्थात आनंद की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। काव्य सौंदर्य। इस गीत में मधु का प्रयोग प्रतीक रूप में हुआ है। यहाँ मधु की एक बूंद आनंद का प्रतीक है। संपूर्ण कविता में दार्शनिक भावों की अधिकता हुई है, और सृष्टि में प्रत्येक प्राणी के क्रियाकलाप जो है आनंद की खोज के लिए ही है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, अलंकार उपमा रूपक एवं अनुप्रास है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद है। यह पद्यांश जो है छायावादोत्तर काल के प्रसिद्ध गीतकार नरेंद्र शर्मा की कविता मधु की एक बूंद से ली गई है, जो कि उनके काव्य संग्रह बहुत रात गए से संकलित है।